नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप कामड़ी। आज आपके लिए लाया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों कि इसके पहले हम जो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, कई फंड फ्लो पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट अकाउंट के कंसेप्ट में कैश फ्लो की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में नेट जो रिजल्ट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बोल सकते हो, और कैश का जो मेन कंसेप्ट है वो हमें क्लियर करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा जाता है। चलो दोस्तों, कैश फ्लो के बारे में एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने इसके पहले भी कई चैप्टर रिवाइंड किए, ताकि बेसिकली हर किसी को समझ में आ सके। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता या जो लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, उनके लिए भी हम थोड़ी सी एक कंसेप्ट ओवरलुक कर लेते हैं एक बार। तो चलो दोस्तों देखते हैं। कैश फ्लो एक्टिविटी में अगर देखते हो तो उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। इनफ्लो मतलब पैसा आना, पैसा बढ़ना, और आउटफ्लो मतलब पैसा जाना, मतलब पैसा कम होना। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटी 3 टाइप की ही होती हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान में रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये लॉन्ग टर्म नेचर के लिए होती है। उसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के लिए बेस के लिए बनते हैं, जैसे कि इसमें कुछ बेनिफिट दिए हुए, कुछ थेरीज दिए, पर्पस दिए कैश फ्लो बनाने का, ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन दिए कि कैश फ्लो का यूज़ किस तरीके से। एप्लीकेशन ऑन सोर्स मतलब पैसा आना, एप्लीकेशन मतलब पैसा जाना, जैसे फंड फ्लो में आप कभी पढ़े हो। तो इस तरीके से कैश फ्लो का सिनारियो एक तरीके से आपको दिखा दूँ एक बार। कैश फ्लो में आपको दिया है एक्टिविटी, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी दी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो आइटम्स है उसके बारे में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इनके बारे में आइटम में हम प्रोफार्मे में एक बार झलक देख लेते हैं। बट उससे पहले आप देख लीजिए मेथड दी हुई है। मेथड में 2 मेथड होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बड़ा वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम पूरे कैश वाला एक्सपेंडिचर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है, देखिए, द मेथड वेयर बाय मेजर द क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसिप्ट एंड जो भी है ग्रॉस कैश पेमेंट। और यहाँ सभी नॉन कैश वाले आइटम आते हैं, इनडायरेक्ट में नॉन कैश और डायरेक्ट में कैश। ये समझने के लिए याद रख सकते हो बेसिक चीज़ें। उसके बाद में और आगे जाते हैं तो आपको और भी बेसिक थेरीज दी है जो फिलहाल आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको पढ़ना है वीडियो पॉज करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ के समझाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उसके बाद में छोटा सा प्रोफार्मा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इनडायरेक्ट मेथड का, जिसमें नेट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं, उसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर प्लस करते हैं और नॉन कैश की इनकम हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो प्लस माइनस करके आता है उसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। बट बिफोर वर्किंग कैपिटल होता है। इसमें वर्किंग कैपिटल मतलब डिक्रीजिंग करंट असेट, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, इस तरीके से इंक्रीजिंग करंट असेट, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, ये सब प्लस माइनस करके जो आता है फिर उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें से भी टैक्स माइनस किया जाता है। अगर प्रोफार्मा आपको पता है दोस्तों तो आप बड़े भली भांति समझ लोगे, इसलिए प्रोफार्मा बहुत जरूरी है। यहाँ पे नोट दिए कि स्टूडेंट एडवाइज टू फर्दर फुल टेक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने जब भी बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ताकि छोटी मोटी क्वेरीज अगर आपको रही क्वेश्चन में तो वो आपको आनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको अभी कुछ दिखाता हूँ जिसकी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं तो जनरली प्रॉब्लम किस कैटेगरी का होता है और कैसा होता है मैं आपको एक बता दूँ। जैसे देखिए, ये प्रॉब्लम में आपको एक बैलेंस शीट कंपैरेटिवली दी जाती है, 2 साल की जानकारी या जो भी ईयर की जानकारी है आपको दी गई है। इस साल की जानकारी कुछ एडजस्टमेंट्स होती है प्रॉब्लम में। एडजस्टमेंट होने के बाद हमें सॉल्व करना होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट और फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस माइनस करने का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज, प्लस माइनस करने के बाद उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आती है उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद में नेक्स्ट होता है अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में मतलब जनरली परचेज सेल वगैरह के आइटम आते हैं लॉन्ग टर्म नेचर के, तो परचेस वाला प्लस और सेल वाला माइनस, ऐसा होता है कि नहीं, उल्टा होता है। परचेस किया तो पैसा जाएगा इसलिए माइनस होता है, और सेल किया तो पैसा आएगा इसलिए प्लस होता है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट सॉल्व होता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर जैसे कि मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग में आता है, और पेड होता है तो फिर वो फाइनेंसिंग में आता है। ध्यान में रखना, इंटरेस्ट डिविडेंड अगर मिलता है तो इन्वेस्टिंग में आता है, और पेड होता है तो वो फाइनेंसिंग में जाता है। उसके बाद में इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर और जो भी है ये सब कहा आता है फाइनेंसिंग में। उसके बाद में ये तीनों आइटम को प्लस करते हैं तो नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों का जो प्लस ही होता है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो अमाउंट निकली है, जैसे एग्जांपल लेते हैं ये 47,000 जो बाहर निकली है, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अमाउंट और ये इसकी अमाउंट,
इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिखना होता है प्लस माइनस करके। तो ये जो अमाउंट आती है इसकी में हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैश आपको दी रहती है प्रॉब्लम में, वो प्लस करते हैं और माइनस करने के बाद प्लस माइनस जो भी होगा इसका ये डिफरेंस आपको शो करता है कि क्लोजिंग कैश कितनी है, टैली होता है यहाँ पे। तो ये हो गया एक बेसिक आपके लिए, ताकि आप कैश फ्लो के बारे में थोड़ा सा जान लो। जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की उनको अच्छे से पता है कि हर एक आइटम के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, बिना समय वेस्ट किए अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं आपको कितना आता है और कितना आपको गेस कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड दी फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, तीनों आइटम आते हैं इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। इन कैश फ्लो वेयर द फर्म इन्वेस्टेड इन अ फिक्स एसेट और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन। अब देखिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसा जाता है, मतलब कैश क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, डिक्रीज इन कैश, ठीक है। उसके बाद में फर्म दैट इशू द स्टॉक इशू करने से पैसा आता है, बॉन्ड और फंड राइज हो रहा है तो पैसा आएगा, मतलब क्या होगा, पैसा आएगा मतलब इंक्रीज होगा। देन सिंपल क्वेश्चन होता है अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है तो। परचेस ऑफ वैल्यू, परचेस ऑफ वैल्यू ऑफ असेट ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ, इट्स कैटेगराइज, मतलब सर्विसेबल लाइफ मतलब उसके ऊपर क्या होगा, एप्रिशिएटेड लाइबिलिटी होती है या फिर एप्रिशिएटेड एसेट होती है या फिर डेप्रिशिएशन होता है या एप्रिसिएशन होता है। जनरली डेप्रिशिएशन होता है ना, एसेट हमेशा धीरे धीरे लाइफ के हिसाब से, सर्विसेबल है तो धीरे धीरे कम होते जाते, जैसे मशीन वगैरह एग्जाम्पली। तो दोस्तों बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट होता ही है, बट रिटेन अर्निंग नहीं होगा और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट नहीं रहेगा और ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का फ्लो रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बेसिक में तो ये नहीं रहता है, इसलिए ये नन ऑफ द अबव रहेगा। कुछ अलग ही क्वेश्चन था ये छोटा सा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लेरिफाई द कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू, कैश फ्लो किसके थ्रू होता है, तीन ही एक्टिविटी होती है क्लेरिफिकेशन में, हमने देखे थे डायग्राम में। कौन सी तीन एक्टिविटी थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल मैंने जब भी बताया था कि देखिए पेमेंट हो रहा है डिविडेंड का तो फाइनेंसिंग में आएगा, रिसिप्ट होगा तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, रिसिप्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा और परचेस हुआ तो इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये आइटम आएगा। उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का भी एग्जाम्पल ले लो, इशू फाइनेंसिंग का है, रिपेमेंट फाइनेंसिंग का है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश है, ये तो डायरेक्ट प्रोफार्मा में जाता है। उसके बाद में कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट बेचना वगैरह, खरीदना वगैरह। उसके बाद में कैश फ्लो होगा एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल में क्या बैठता है, देखिए परचेस ऑफ ओन डिबेंचर, सेल ऑफ फिक्स एसेट है तो एक फाइनेंसिंग का, एक इन्वेस्टिंग का है। इंटरेस्ट पेड हो रहा है टर्म डिपॉजिट आपका अकाउंट का, इंटरेस्ट पेड टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म का नहीं टर्म बोला है, इसलिए हम इसको कहा लिखते हैं ऑपरेटिंग में, इसलिए ये ऑपरेटिंग में जाएगा। इशू तो वैसे भी फाइनेंसिंग में आता है। विच आइटम कम्स अंडर द फाइनेंशियल एक्टिविटी, देखिए इसके लिए हमें प्रोफार्मा पता होना, जो मैंने आपको प्रोफार्मा दिखाया था ना अभी, ये जो सॉल्यूशन हुआ था प्रोफार्मे का, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हेड में क्या आता है, तो आप आसानी से गेस कर सकते हो। विच ऑफ द इन विच द आइटम कम्स अंडर द फाइनेंशियल एक्टिविटी कैश फ्लो, द रिडम्पशन फाइनेंशियल में आता है, इशू फाइनेंशियल में आता है, इंटरेस्ट पेड हो रहा है, मैंने बताया पेड होता है तो फाइनेंशियल में आता है और रिसीव्ड हुआ तो इन्वेस्टिंग में जाता है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव सभी आइटम है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इनटू, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से तीनों एक्टिविटी दी है, कौन सी, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, वही रिपीटेड है, 2-3 बार क्वेश्चन वही पूछा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस, ये तो सही है। स्टेटमेंट ऑन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन कैश, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही लग रहा है, इसलिए बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, एनालिसिस करना, सही है। शॉर्ट टर्म कैश ढूंढना प्लानिंग के लिए, वो भी सही है। लिक्विडिटी ढूंढना, ये भी बिल्कुल सही है कि कैश हमेशा लिक्विड एसेट में आती है और लिक्विडिटी कैश से ही मिलती है। और कंपैरिजन ऑफ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यही से मिलता है, पहला परफॉर्मेंस, यानी चारों ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, ए, बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद में कैश इनफ्लो स्टेटमेंट, द आइटम ऑफ द इंटरेस्ट एज शोन इन, कैश फ्लो इंटरेस्ट का आइटम, आइटम ऑफ इंटरेस्ट, देखो ऑपरेटिंग में तो इंटरेस्ट आता नहीं है,
इंटरेस्ट आता है फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग में, जो भी बता चुका हूँ मैं। फाइनेंसिंग में पेड वाला आता है और इन्वेस्टिंग में रिसीव्ड वाला आता है। तो इसका मतलब ए और बी, तो ए तो नहीं रहेगा, बी और सी रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए बी और सी दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, बी और सी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, ये काय के बेस पे होता है, कैश अकाउंट के बेस पे ही। आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पढ़ने मिलेंगे आगे, मज़ा ही आएगा आपको पढ़ने का। इसलिए प्रॉपरली वीडियो देखिए, सुनिए और समझिए, और हेडफोन लगा के जरूर बैठिए, मैं जैसे बताया था, ताकि आपको पूरी तरीके से प्योर नॉलेज मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स, बड़े भयानक होते हैं, इससे तो पूरा मतलब माहौल बिगाड़ लेते हैं। कैश इन फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के लिए काम आता है क्या, मे भी हो सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस, ये भी सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो के लिए भी काम आ सकती है, ये भी हम बोल सकते हैं, सही है। बट इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, तीनों, बट यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड बी है क्या, नहीं है। बोथ ए एंड सी है क्या, नहीं है। बोथ बी एंड सी है क्या, नहीं है। मतलब अपने पास वो ऑप्शन ही नहीं है जो ऑप्शन होना है, इसलिए इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये तो और खतरनाक लगता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवेल ओनली इनफ्लो ऑफ द कैश, नहीं, ये ओनली इनफ्लो ऑफ द कैश के लिए रिवेल नहीं रहता। जब ओनली इनफ्लो के लिए रिवेल नहीं रहता तो कैश फ्लो कभी आउटफ्लो के लिए भी रिवेल नहीं रहेगा। कैश फ्लो सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम, देखिए इनकम स्टेटमेंट अलग होता है, इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू स्टेटमेंट जो होते हैं वो अलग होते हैं, और कैश फ्लो का स्टेटमेंट अलग है। स्टेटमेंट में फ़र्क है, ये बात ध्यान में रखिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी अलग है, तो ये सेम नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिप्लेसेबल ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एकदम सही बोला मैंने, अभी बोला कि कैश फ्लो ये फंड फ्लो का रिप्लेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि उसके जैसा है ही नहीं। और ऐसा ही बोला कि उसमें रिप्लेसमेंट ऑफ फंड नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ओनली डी अगर पूछा है तो इसे दिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर फ्रॉम, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या रहता है, ऊपर देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी थी, एक बैलेंस शीट दी थी और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनकम स्टेटमेंट दी, इसमें सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह निकाल के टैक्स माइनस करके सब दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी, इनकम का स्टेटमेंट, ये सब दिया है। तो इसमें देखिए आंसर क्या रहेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहेगा, बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या दोस्तों, जो आपको बैलेंस शीट के नीचे दी होती है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन सबको मिला के कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व होता है। तो सही है, ऑल ऑफ द अबव है। इन विद द फॉलोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, रिसिप्ट आउटसाइडर आएगा, पेड आएगा, परचेस नहीं आता है, सेल नहीं आता। परचेस और सेल जो है वो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसलिए इसका आंसर ए और बी है दोस्तों। इसलिए प्रोफार्मा पहले पता होना दोस्तों, प्रोफार्मा पता सब कुछ है। मेरा वीडियो होगा कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो आप जरूर उसको देखिए, क्योंकि मैंने उसमें पूरा प्रोफार्मा और पूरी कंसेप्ट एलॉबरेट की है। मैच दी कॉलम, ये तो मैच द पेयर जैसा हो गया, जैसे अपन बचपन में मैच करते थे, ठीक है। टैक्स पेड जो है ये एक्टिविटी कैसी है, अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन अपने पास है, तीन ये है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये सब, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको जो आता है ना पहले वो टिक कर लो। जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बैठता है। सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बैठता है। तो आपको पता है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट है, तो इसका आंसर क्या है, ए है, मतलब फर्स्ट वाला इसका है। जोड़ियाँ लगाते जाओ, दुल्हन ढूंढो और वर वधु ढूंढो, तो इसका वर ये है, वधु कौन सी रहेगी, वधु कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये वाली है, तो इसका कौन सा रहेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑब्वियसली ये, मतलब इन तीनों को वर और वधु मिलाना है, मैच करना है, जिससे अपन करते हैं मैचिंग, ठीक है। बचपन में करते थे, 2-3 समझ ले, तीसरा अपने आप मैच होता है। वैसे अगर प्रोफार्मा बताते तो तीनों आप कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ये, ठीक है। देन सभी क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे दोस्तों। कैश पेमेंट टू बी सप्लाइड फॉर द सर्विस एंड गुड्स, ये कैश पेमेंट सर्विस फॉर द गुड्स और एग्जांपल ऑफ कैश आउट फॉर, नो, ये तो इसमें नहीं बैठता भाई। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेमेंट एंड रिसिप्ट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर कन्वर्टेड इनटू पेमेंट एंड रिसिप्ट इन एक्चुअल कैश। ये देखो कैश में जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको दिया होता है वो जनरली क्या होता है, उसमें पेमेंट होता है डेबिट में और क्रेडिट में रिसिप्ट होता है, तो ये तो बात सही है, कोई नई बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, वैसे इनकम और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम और गेन क्रेडिट होता है। फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेमेंट एंड रिसिप्ट शोन इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर कन्वर्टेड इनटू द पेमेंट एंड रिसिप्ट एंड एक्चुअली इन कैश बाय एलिमिनेटिंग। देखिए अब ऊपर के क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में सिमिलरिटी जरूर है, बट इसमें कुछ हटाए गए हैं।
क्या हटाया गया, नॉन कैश रेवेन्यू, तो सही बात है ये रहती नहीं है। नॉन कैश वाले आइटम हम कहाँ लिखते हैं दोस्तों, कौन सी मेथड में लिखते हैं, जब भी आपने 2 मेथड देखी थी, याद करो याद करो याद करो याद करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कौन सी है फिर उसमें से डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट में आता है कौन सा, सॉरी इनडायरेक्ट में आता है नॉन कैश का, और डायरेक्ट में आता है कैश का। हम जो पढ़ते हैं वो इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हम इसमें से क्या निकाल के फेंकते हैं, ये नॉन कैश रेवेन्यू, ठीक है, और नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सो दैट्स इट योर आंसर, तभी वो एडजस्टेड पेंडल कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाला जो दिया है आपको, उसमें क्या बोला है, वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड अंडर। देखिए हमने नॉन कैश वाले आइटम मैंने स्टार्टिंग बताया था कि वो काय में लिखते हैं अपन, इनडायरेक्ट में, बट वो क्या बोला, नॉट रिक्वायर्ड इन एडजस्टेड अंडर काय में, डायरेक्ट में। डायरेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट में क्या आता है, कैश, और इनडायरेक्ट में नॉन कैश, इसलिए बेसिक पता होना। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, देखो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम सेल, कैश फ्लो फ्रॉम सेल इज कैलकुलेटेड कैसे होता है, देखिए कैश सेल और ये है क्रेडिट सेल। कैसे, हम डेटर को बेचते उससे पैसा लेते हैं, कलेक्शन बोलते हैं, और वो कलेक्शन होता है उधारी वाला, दैट्स अ कैश कलेक्शन। सेल प्लस ओपनिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये देखिए सेल में ओपनिंग पूरा प्लस करेंगे डेटर, और अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, आपने रेशो पढ़े होंगे तो पता होगा, और माइनस करते पूरा क्लोजिंग वाला। मतलब इस दोनों के आंसर सही लग रहे हैं। इसका आंसर एक बोथ ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, बट इसमें और कुछ लिखा है बोथ, वैसे तो इसका आंसर यहीं पे सी दिया है ना, ओके, यहाँ फिर से लिखा हुआ है, ठीक। कैश फ्लो ऑन परचेज इज कैलकुलेटेड बाय, अब देखिए ऊपर वाला जो था वो सेल का था, नीचे वाला जो है परचेस का है, तो कॉमन सेंस की बात है ना दोस्तों, इसका उल्टा कर लो, ये परचेस हो जाएगा, डेटर के जगह क्रेडिटर हो जाएगा, बिल्स फिर से हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा ये। हर जगह दिमाग नहीं लगा जाता, कुछ जगह हमें एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होता है, बस हो गया, तो तुरंत आंसर मिल जाता है। MCQ सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती है। द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर एक्चुअली बीन पेड इन अ कैश, जो एक्चुअली पेड होते हैं कैश में पेड हुआ मतलब पैसा गया मतलब आउटफ्लो। अब यहाँ इनफ्लो है क्या, नहीं है, कैश फ्लो है क्या, नहीं है, कैश आउटफ्लो ऑन परचेस है क्या, हो सकता है, बट कैश आउटफ्लो और एक है ऑन एक्सपेंसेस। उसने क्या बोला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला है, मतलब इसका एक्सपेंसेस का आइटम है, तो कैश आउटफ्लो एक्सपेंसेस का रहेगा। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन दोस्तों, जिसके आप राह देख रहे थे, चलो देखते हैं इसको, मस्त सॉल्व करते हैं। सैलरी आपको दी है 40,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी है बिगिनिंग की 5,000 की, सैलरी आपकी है 40,000 की, आउटस्टैंडिंग थी लास्ट ईयर की 5,000, करंट ईयर की थी एंड ऑफ द ईयर 10,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 5,000, माइनस में आएगा मतलब आपको इतनी कैश देना पड़ेगा, और अपने पास थी कितनी 40,000 में से क्या करेंगे 5,000 माइनस करेंगे, जो माइनस 5,000, तो आपका आंसर कितना आएगा 35,000। सिंपल है, कॉमन सेंस है, डायरेक्ट निकलता है। मैंने आपको हिंट यहाँ पे दी हुई है, आप चाहे तो हिंट रेफर कर सकते हो कि इसमें किस तरीके से निकाला है। 40,000 था, 5,000 लास्ट ईयर का था, 10,000 करंट ईयर का था, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 5,000 रहेगा, इसलिए माइनस किया गया और ये आंसर है। नाउ indirect method net cash flow from operating activities calculated on the basis of net profit before tax, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं दोस्तों उसमें प्रॉफिट, उसमें से हम टैक्स बाद में माइनस करते हैं। देखिए टैक्स जो है, टैक्स हम माइनस करते हैं यहाँ से, कहाँ गया, जब भी दिखाया था मैंने आपको, याद होगा, उसमें से टैक्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। टैक्स माइनस करने, ये देखिए टैक्स, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स माइनस करते हैं, यानी ये अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा तो ये कैसे शो करूँगा, इसलिए इसको बिफोर टैक्स लेते हैं और बाद में टैक्स माइनस करते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कंसेप्ट ही तो नहीं समझते के लोग, और वही तो बाज़ार में नहीं मिलती बराबर, ठीक है। आजकल तो मार्केटिंग हो चुकी है सभी जगह की, इसलिए बेसिक और कंसेप्ट जितनी मिल रही है उतनी गेन करो, जितना मैं दे सकता हूँ उतना गेन करो, ठीक है। 100% ना सही, बट जितना भी समय है मेरे पास और आपके पास उतना मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा दूंगा तो शायद आपका टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर डाउनलोड अपलोड और फिर आपको भी परेशानी हो जाएंगी। इसलिए चाहता हूँ कि कम समय में अच्छा हो, और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड टू द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टू रीच द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देखिए क्वेश्चन इतना घुमाया गया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टू बी रीच टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या रहेगा, यहाँ पे क्या है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है,
प्रपोज डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, ट्रांसफ़र टू ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो सभी हो सकता है, तो सभी रहेगा ना दोस्तों। जब ये सभी हो सकता है तो सभी रहेगा, क्योंकि ये तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स के लिए कैपेबल होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये कितना ईजी है। इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आता है, डिविडेंड रिसीव्ड भी आता है, सेल सभी आता है, मतलब चारों ऑप्शन है इन्वेस्टिंग में। लेकिन वही मैं बताता है इंटरेस्ट पेड है तो कहा जाएगा फाइनेंसिंग में, यस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक मैं नया वीडियो भी इसका लॉन्च करेगा ना पार्ट 2, जिसमें आपका एक MCQ टाइप रहेगा, आपने गेस करना है, आंसर लिखना है और देखना है कि आपको कितना आता है। एक इसका रिवीजन वाला क्वेश्चन का वीडियो बनेगा जिसमें आपको गेस करके आंसर देने हैं। तो देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं आता, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं आता, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आता है। देखो कितना क्लियर हो रहा है, मैं कितने बार बोल रहा हूँ और अब भी आया फिर से। The acquisition and disposal of long term asset is included। ये काय में होती है लॉन्ग टर्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म। इसमें असेट होती है, फिक्स होती है लॉन्ग टर्म नेचर के लिए, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लॉन्ग टर्म की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एडवांसेस एंड लोन, ये तो फाइनेंस में बैठता है। एडवांसेस एंड लोन टू द थर्ड पार्टी, ये बैठता है आपका इन्वेस्टिंग में। अब ये है बड़ा प्रैक्टिकल, ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट है 68,000 का लास्ट ईयर का, ठीक है, एज ऑन 2013 का दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट 56,000 का दिया है 2014 का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ABC लिमिटेड सोल्ड 40% मतलब कितना काय का ऑफ विद द इन्वेस्टमेंट बीइंग हेल्ड द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट प्रॉफिट ऑफ 16,800। मतलब उसने क्या किया दोस्तों, ये जो अपना अमाउंट है यानी कि कितना 68,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था 68,000, तो उसने क्या किया है 68,000 का कितना परसेंट बेचा है, बोल रहा है 40% सेल किया है। तो 40% सेल किया है मतलब कितना बेचा है उसने, 27,200 का अमाउंट बेच दिया है, जिसमें प्रॉफिट कितना है उसको 16,800, ठीक है। ये तो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट सॉल्व करने के लिए काम आएगा। बट इन द सेंस अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों। तो बता दूँ आपको कि 68,000 और 56,000, मतलब पहले था इतना, बाद में हुआ इतना, है कम हो गया। तो कितने से कम हो गया वो निकाल लो डायरेक्ट वे से सॉल्व करते तो, यानी 12,000 का डिफरेंस, 12,000 का सेल हुआ एक तरीके से, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ कितना 16,800 का। मतलब इसका आंसर 12,000 था ना, वो 12,000 प्लस 16,800, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 12,000। कैसे है दोस्तों, ये इन दोनों का डिफरेंस 12,000 और ये जो प्रॉफिट हुआ है सरप्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो हमने जोड़ दिया, तो अपना 28,000 आंसर होना चाहिए। सो लेट मी चेक, राइट 28,800 मैंने यहाँ हिंट के तौर पे लिखा है, कैसे निकाला है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार चेक कर लेना। अब देखिए और भी बड़ा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आएगा सॉल्व करने में, समझाने में भी। फुल कॉन्सेंट्रेशन रखिए, बाकी काम छोड़िए, पहले इसको देखिए, हेडफोन प्रॉपरली लगा लीजिए, आवाज़ फुल कर लीजिए और सभी चीज़ें एक जगह रख दीजिए, तो मज़ा आएगा। देखिए सुनिए केयरफुली, नहीं समझा तो बार बार रिवाइंड कर सकते हो। फॉर द ईयर 13 इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का है, उसके बाद में 10% डिबेंचर है 2 लाख का, शेयर कैपिटल है 30,000 का। फॉर द ईयर जो भी है इक्विटी शेयर कैपिटल इज कितना है 4 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना 60,000 का, 10% डिबेंचर है, मतलब 2 साल की जानकारी है दोस्तों इसमें पूरी। मतलब आपके पास कितने आइटम है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और शेयर प्रीमियम। तो इसको पुटअप कर लेते हैं, मैंने एक कॉलम में पुटअप किया है पूरी अमाउंट के साथ। आप एक बार पॉज करके पूरा पुटअप करना। 2000 मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पिछले वीडियो में मैंने शायद से कहीं ना कहीं समय लग गया था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कि भाई बनाने में दिखाने में, तो मैंने इस बार थोड़ा सा पहले ही निपटा लिया। तो आपको 2 साल की जानकारी मैंने यहाँ पुटअप की है। तो देखो इक्विटी कैपिटल में यहाँ पे आया होना था, ठीक है। कैपिटल यहाँ 3 लाख का था पहले, फिर 4 लाख, मतलब ये इशू हो रहा है यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा। रिडम्पशन प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, कैसे 1 लाख था 60,000 हो गया, मतलब 40 से कम हो रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा। शेयर प्रीमियम पहले कितना था आपका 30,000 था, बाद में 40 हुआ, मतलब बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो जाएगा। और डिबेंचर क्या हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, देखो यहाँ पे कम हो रहा है, 2 लाख था और 1 लाख हुआ, मतलब कम हो रहा है। तो दोस्तों पहले क्या कर लीजिए आप, माइनस प्लस जो निकालते अपन वो निपटा लेते हैं। यानी माइनस प्लस वाले क्या कि जो प्लस वाला है 1 लाख वो ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 1 लाख प्लस 10,000 माइनस कर लेते हैं उसमें से कौन सा 40,000 माइनस होगा, और माइनस कर लेते हैं उसमें से 1 लाख, ठीक है।
यानी 30,000 का अपना क्या बन रहा है फिलहाल, इससे अमाउंट निकल रहा है। अब ऊपर और क्वेश्चन में क्या लिखा था आगे, ठीक है, डिबेंचर 1 लाख का था, शेयर प्रीमियम, ये हो गया दोनों की जानकारी। अब यहाँ से क्या था दोस्तों, आल्सो डिविडेंड पेड ऑन द शेयर 15,000, 15,000 का डिविडेंड भी पेड हुआ है। तो 30,000 में 15,000 ऐड करोगे तो 45,000 हो जाएगा, 45,000 और इंटरेस्ट भी पेड हो गया, 45,000 और 20,000 कितना हो जाएगा, 60,000, 65,000 बराबर है। 45 और ये 20 कितना हो गया, 65। तो देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, 65,000। कैसे निकाला, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कर लो वीडियो, वापस जाके फिर से चेक कर लो। A cash flow statement is statement which the portray the changes in the cash position between। अब देखिए 2 साल की जानकारी होती है, कितना इजी है ना, 2 अकाउंटिंग पीरियड होते हैं ना इसमें। ये देखें जैसे ये इस तरीके से 2011, 2012 या 13 या 14 या 15 या 16, मतलब ये जनरली 2 ईयर अकाउंटिंग पीरियड होता है, कॉमन सेंस की बात है। खैर, द टर्म कैश इन कंटेक्स्ट ऑफ द कैश फ्लो एनालिसिस इंक्लूड द कैश बैलेंस। अब देखिए कैश बैलेंस जो आता है अपना आखिरी में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ बैंक बैलेंस, क्योंकि वो ओपनिंग क्लोजिंग और फिर फाइनली डिसाइड किया जाता है, आखिरी में जो बैलेंस आता है। फिर या तो उसमें बैंक कोड भी लगती है, जैसे कि कैश बजट आपने पढ़े होंगे। कैश फ्लो एनालिसिस बेस्ड ऑन, कैश फ्लो एनालिसिस बेस्ड होता है क्या पे, कैपिटल पे, फिक्स्ड पे। कैश कंसेप्ट ऑफ फंड, सिंपल सी बात है, कैश की कंसेप्ट पे होता है, क्योंकि कैश के आइटम लेते हैं। इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कहाँ आता है दोस्तों, फाइनेंसिंग में। इसका आंसर ए होना चाहिए, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग तो है ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका ए। उसके बाद में आगे जाते हैं, इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट सेल ऑफ फिक्स एसेट इज, फिक्स एसेट सेल किया है। अब फिक्स एसेट बेचना मतलब कौन सी एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म नेचर की एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म नेचर की एक्टिविटी कहाँ आती है दोस्तों, ये आती है आपकी क्या में, इसमें इन्वेस्टिंग में, बराबर। तो इस तरीके से होता है दोस्तों आंसर्स, और इस तरीके से होते हैं इसके क्वेश्चंस। मज़ा आ गया होगा आपको पढ़ते समय। इसके और एक एमसीक्यूज है जो मैं बाद में लाने वाला हूँ लेटर पार्ट में, इंटरेस्टिंग है, प्रोफार्मा प्रैक्टिस के हिसाब से रिवीजन क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काम आएगा, समझ में आएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, कोई क्वेश्चन है आपको, कोई सुझाव है, रिकमेंडेशन है, कोई आपकी फरमाइश है तो वो ज़रूर लिखिए। और वीडियो इतनी मेहनत से बनाया गया है तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ 2 शब्द तो लिखने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं शायद और भी आगे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, जो लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन की बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि किसको कैसे निकाला गया है, किसका कैसा कैलकुलेशन किया है और किसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सभी कंसेप्ट, सभी चीज़ें यहाँ क्लियर हुई होंगी और मैं आपके लिए काम आते रहूँगा, ऐसी आशा रखता हूँ। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लास्ट वीडियो में ज़रूर दिया था आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, जय भारत।